प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था भारत का संवैधानिक इतिहास। अब भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको दो चरणों में बांटा था। नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत और नंबर 2 ब्रिटेन के सम्राट के अधीन भारत। तो हम लोग देखने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन कैसे हुआ, इसको हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। और उसमें जो उन्होंने पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 का, उसको भी हमने विस्तार से देखा। अंग्रेज़ों ने समय समय पर कंपनी में शासन अनुशासन को चलाने के लिए ये लोग समय समय पर चार्टर और एक्ट पारित करते थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने विस्तार से देखा है। और आज हम लोग देखेंगे दूसरा एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम लोग दो एक्ट देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। इन तीनों चार्टरों में इन्होंने क्या क्या बदलाव किया, इसको हमको विस्तार से देखना है। और ज़्यादा इसमें हमको कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग एक नोट्स की तरह देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने देख लिया, इसको विस्तार से। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य तो कंपनी के हाथ में रहने दिया गया, लेकिन राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण व निरीक्षण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उसको अलग अलग कर दिया गया और उसके राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। उसके बाद दूसरा एक्ट इन्होंने ले आया 1793 में। 1793 का जो चार्टर आया वो चार्टर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के एवज में लाया गया। क्योंकि जब इन्होंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया और उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया, उसके वेतन और भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं किया, तो इन्होंने 1793 में एक चार्टर पास किया और उसमें लिखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व कोष से दिया जाएगा। 1793 का जो चार्टर आया उसमें इन्होंने सीधा सीधा लिखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व कोष से दिया जाएगा। उसके बाद इनका अगला चार्टर आता है 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर में इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन चाय और चीन के मामले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ। 1813 का चार्टर वह एक्ट है जिसमें ईसाई मिशनरियों का भारत में पहली बार प्रवेश हुआ। पहले ये कंपनी बिजनेस करती थी, व्यापार करती थी, राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत भी हो गई, लेकिन 1813 में हमारे देश में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ और उनके लिए जगह जगह पर धर्म स्थल बनाए गए, रुकने के लिए धर्म स्थान बनाए गए और उस पर जितना भी खर्चा आता था वह सब भारतीय पैसे, भारतीय राजस्व कोष से दिया जाता था। इसी 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। अंग्रेज बहुत ही बुद्धिमानी से काम कर रहे थे। जब थोड़ा थोड़ा विरोध शुरू होता हमारे देश के लोगों का, तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ काम करते। तो प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए का खर्च का निर्णय लिया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष बाद पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। अर्थात कंपनी का जो लाइसेंस था 20 वर्षों तक इन्होंने और बढ़ा दिया। और इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कि बिजनेस में जो इसका पूर्ण अधिकार था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। चीन और चाय के मामले को छोड़कर, चाय और चीन के मामले पर ये पूरा का पूरा बिजनेस ये करती थी, लेकिन कुछ और जो बिजनेस व्यापार था इसका पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य तो कंपनी के हाथ में रहने दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक कार्य थे उस पर नियंत्रण व निरीक्षण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया।
फिर दूसरा चार्टर कब आया? 1793। 1793 का चार्टर कहता है कि इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की बात कहेगी। 1813 में एक चार्टर और आया है। उस चार्टर में इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन चाय और चीन के मामले में कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार बना रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ। उनके रुकने के लिए जगह जगह पर धर्म विभाग खोले गए। इस पर जितना खर्च आता था वह सब भारत के पैसे से किया जाता था। इस एक्ट के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, अर्थात 20 वर्षों तक इसका लाइसेंस बढ़ा दिया गया। जब 20 वर्ष का होगा, 1813 में चार्टर आया, उसके बाद 20 वर्षों के लिए उन्होंने लाइसेंस बढ़ा दिया, तो अर्थात 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में भी 20 वर्ष बढ़ाया। उसके बाद आएगा 1853 का चार्टर। इन दोनों चार्टर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ चार्टर शब्द बार बार आ रहा है, तो आपको चार्टर शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र या राजाज्ञा पत्र। सरकार कोई भी आदेश जारी करती थी वहाँ से, तो उसको चार्टर इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में राजाज्ञा या राजपत्र या अधिकार पत्र। चार्टर का मतलब एक और भी होता है, एक चार्टर प्लेन होता है, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत करके जो किसी का अगर पर्सनल प्राइवेट होता है तो उसको चार्टर प्लेन ही बोला जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया। और जो पहला हमने लिखवाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट, अब रेगुलेटिंग एक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला बन सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किस एक्ट में किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई 1774 में। वो भी किस एक्ट के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात क्वेश्चन बन सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य कंपनी करती थी, लेकिन राजनीतिक कार्यों पर कंपनी के इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1813 का चार्टर आया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाई मिशनरियों का भारत में पहली बार प्रवेश हुआ और प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च किया, और कंपनी के बिजनेस व्यापार को 20 वर्षों तक के लिए और बढ़ा दिया गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत में धीरे धीरे संसदीय प्रणाली कैसे आ रही है। अब शुरुआत इसकी यहाँ पर हो रही है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।